हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है? पर्नीशियस एनीमिया की बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया को अपन डेंजरस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। डेंजरस क्यों भाई? डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है क्योंकि पहले जो पर्नीशियस एनीमिया जिसको होता था तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उसको ब्लड डोनेट करते थे। तो ब्लड डोनेट करते थे क्योंकि एनीमिया की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? एनीमिया की। और एनीमिया अपन को किसको बोला कि जब आपका जो एचबी है, एचबी लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, यानी आपको अगर ऑप्शन में 11 ग्राम मिल रहा है तो 11 ग्राम वाला एनीमिया की कंडीशन नहीं है, और लेस देन 11 ग्राम मिल रहा है तब आपका आंसर क्या जाएगा? एनीमिया की कंडीशन जाएगी अकॉर्डिंग टू WHO की अगर बात करें तो। और अगर आपको हिमेटोक्रीट लेवल 30% से कम देखने को मिल रहा है, हिमेटोक्रीट लेवल 30% से कम देखने को मिल रहा है, तब भी क्या है? एनीमिया की कंडीशन है। और हिमेटोक्रीट का नॉर्मल लेवल होता है अगर 42 से 44%। अगर आपको मेल और फीमेल कोई भी आपको क्या नहीं दे रखा है, मेंशन नहीं कर रखा है, तब आपका आंसर जाएगा 42 से 44। और अगर मेल का आपको मेंशन कर रखा है, मेल का कितना होता है तो उसकी अपन बात करेंगे तो उसका होता है 45 to 52%। एंड फीमेल की अगर बात करें तो उसका होता है 37 to 48%। और अगर किसी का मेंशन नहीं कर रखा तो आपका आंसर जाएगा 42 से 44। तो एनीमिया की कंडीशन समझते थे लोग। एनीमिया की कंडीशन समझते थे तो एनीमिया की कंडीशन में अपन को क्या करना होता है? बीटी करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। तो डॉक्टर क्या करते थे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे। बट इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कुछ भी नहीं होता था और पेशेंट की क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। तभी इसका नाम पड़ गया डेंजरस एनीमिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पता लगा कि इस एनीमिया के अंदर प्रॉब्लम किसकी है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर प्रॉब्लम किसकी है, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है। चलो हम मान लेते हैं कि विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी को आपने बोला, क्या बोला? पर्नीशियस एनीमिया। बट यहाँ ये फैक्टर काम नहीं करता क्योंकि विटामिन B12 है वो अपनी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर 3 से 5 साल तक स्टोर रहता है। कितने साल तक? 3 से 5 साल तक क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो विटामिन B12 की कमी तो बहुत कम चांस है। बट अपन मेन मकसद देखते चले तो इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसके अंदर क्या होता है? अफेक्ट होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट होता है तब जाके क्या बनती है? पर्नीशियस एनीमिया बनती है। अब अपन नॉर्मल फिनोमेना पढ़ेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है, कैसे कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स काम करता है, फिर अपन इस डिजीज की कंडीशंस के ऊपर आते हैं। तो बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही बने रहिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है। नॉर्मल फिनोमेना की बात करें तो सबसे पहले जो विटामिन B12 है बच्चों, विटामिन B12 है वो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? विटामिन B12। तो मान लो कि आपका क्या है, अपने डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये ह्यूमन बॉडी है, इन्होंने क्या किया? विटामिन B12 का कोई भी एनिमल सोर्सेज लिया, लेते ही अपनी सलाइवा के अंदर आर बाइंडर प्रोटीन होती है बच्चों। क्या होती है? आर बाइंडर प्रोटीन होती है। आर बाइंडर प्रोटीन होती है। और आर बाइंडर प्रोटीन क्या करती है बच्चों? जैसे ही क्या जाता है, ये स्टोमक के अंदर जाता है, जैसे ही
विटामिन B12 स्टोमक के अंदर जाता है। ये विटामिन B12 है और बहुत ही ज्यादा उदास है। तो ये विटामिन B12 जैसे ही स्टोमक के अंदर गया तो इसका पीछा करती है, कौन करती है, इसका जस्ट पीछा कौन करती है, आर बाइंडिंग प्रोटीन इसका पीछा करती है और पीछा करते करते यहाँ आ जाती है। अब अपनी स्टोमक के अंदर दो सेल्स पाई जाती है, एक बोलते हैं अपन पेराइटल सेल्स और एक बोलते हैं चीफ सेल। दो सेल पाई जाती है, पेराइटल और चीफ सेल। पेराइटल सेल्स होती है वो क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती है। ये चलो पेराइटल सेल क्या करती है, पेराइटल सेल होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या करेगी, सीक्रेशन करेगी। अब जैसे ही पेराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन किया तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ आ गया, ये आ गया इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये आपका हो गया, बात करें तो आर बाइंडर प्रोटीन बाइंडर। और आर बाइंडर की फुल फॉर्म होती है, आर की होती है रैपिड, क्या होता है, रैपिड बाइंडर प्रोटीन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये क्या करता है, विटामिन B12 होता है जो इसको कौन सबसे पहले बाइंड करता है, तो इसको सबसे पहले बाइंड करता है आर बाइंडर। और विटामिन B12 को क्या कर जाता है, ये कवर कर देता है और इंट्रिंसिक फैक्टर को यहाँ पर इसको कवर नहीं होने देता। फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और आगे की तरफ जैसे ही डुडेनम में पहुंचते हैं, कहां पर, डुडेनम में पहुंचते हैं, तो डुडेनम के अंदर यहाँ पर एक पैनक्रियाटिक डक्ट आती है। क्या आती है, पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और पैनक्रियाटिक डक्ट से जो जूस आता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, आर बाइंडर प्रोटीन को रिमूव कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, रिमूव आर बाइंडर प्रोटीन। आर बाइंडर प्रोटीन को क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। तो जैसे ही यहां पर विटामिन B12 आया, ये आपकी आर बाइंडर प्रोटीन है। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो जो ब्लैक कलर के अंदर मैं जो बना रहा हूं वो आपकी क्या है, विटामिन B12 है। ये आपकी विटामिन B12 है। ठीक है, अब इसने क्या किया, आर बाइंडर प्रोटीन को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किसने, पैनक्रियाटिक जूस ने आर बाइंडर प्रोटीन को रिमूव कर दिया। अब जो आगे की प्रोसेस है वो क्या बचा बच्चों, आगे की प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 फिर से अकेला हो गया। विटामिन B12 क्या हो गया, अकेला हो गया। बट इंट्रिंसिक फैक्टर है वो जिद्दी टाइप का होता है, वो इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसका पीछा करता करता आता है, यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर आता है और यहाँ जैसे ही विटामिन B12 को अकेला देखता है तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसको क्या कर लेता है बच्चों, बाइंड कर लेता है। अब इसने किसी को लिया, इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर लिया, इसने बाइंड कर लिया। अब होती है सही प्रोसेस स्टार्ट। अब ये कहाँ जाते हैं बच्चों, जेजुलम में जाते हैं। नीचे का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ वापस। ये कहाँ जाता है, जेजुलम में। ये जेजुलम में, ये जेजुलम में। और जेजुलम में क्या होता है, इसकी ऑब्जर्वेबल साइड होती है। यहाँ से क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। और ये चीज याद रखनी है बच्चों, सबसे काम की चीज यहाँ यही है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इंट्रिंसिक फैक्टर का जो काम था वो क्या है, मैं यही से आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ। जब तक विटामिन B12 के ऊपर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तब तक ये यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे इसके चिपका तो चिपकते ही ये यहाँ पर जेजुलम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, जेजुलम के अंदर। तो जेजुलम के अंदर जैसे ही ये इसके चिपकते ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। विटामिन B12 क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन याद रखने वाली बात है। तो जैसे ही ये एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होते ही किस में चला जाता है, ये ब्लड के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है,
ब्लड के अंदर चला जाता है, और जब ये विटामिन B12 ब्लड के अंदर चला गया तब इसका नाम चेंज हो जाता है, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसकोबालामीन, क्या बोलते हैं, ट्रांसकोबालामीन। और ट्रांस का मतलब ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ट्रांसकोबालामीन के रूप में रहता है। इस प्रकार से विटामिन B12 क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाने के बाद में, ये स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर स्टोर कितने दिन तक रहता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि 3 to 5 ईयर्स तक, 3 to 5 ईयर्स तक क्या होता है, ये स्टोर होता है। इस प्रकार से इसकी प्रोसेस है, ये तो है प्रोसेस। अब अपन बात करें, अब आप कह रहे हो कि विटामिन B12 की कमी हो गई, जो लोग कह रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है, उन लोग को अपन यहाँ से माने कि विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया हो रहा है, तो विटामिन B12 तो 3 से 5 साल तक तो लिवर में स्टोर रहता है, तो लिवर वापस रिलीज कर दे स्टोरेज फॉर्म को। बट ऐसा नहीं है, मेन चीज जो मेन प्रॉब्लम है वो किसकी बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर की। इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट हो गया तो विटामिन B12 कितना भी खाओ वो क्या नहीं होगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा, और अब्जॉर्ब नहीं होगा तो अपने ब्लड के अंदर कैसे जाएगा। तो मेन चीज किसकी बात होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की बात होती है। तो ये तो था इसकी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे काम करेगा, किस प्रकार से इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर कहां प्रॉब्लम होगी। तो 3 चीज मैं बता रहा हूं। पहली चीज मेरी समझना, यहाँ लिख रहा हूं इस प्रोसेस को, इसे डायग्राम बनेगा। पहली चीज मैं लिख रहा हूं पेराइटल सेल डिस्ट्रक्शन। पेराइटल सेल क्या हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गई है। पेराइटल सेल क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। तो पेराइटल सेल्स के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई बच्चों, तब पेराइटल सेल्स क्या नहीं करेगी, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज नहीं करेगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज नहीं करेगी तो अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरी बात, इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रति क्या बन गई है अपनी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी बन गई है। यानी इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रति अपनी बॉडी ने क्या बना ली है, एंटीबॉडी बना ली है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रति अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, तो क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को विटामिन B12 के साथ में क्या नहीं होने देगा, बाइंड नहीं होने देगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं फिर यही लिखूंगा, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी। तीसरी चीज मैं ये फिर लिख रहा हूं, और ये फिर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जहां पर रिसेप्टर साइट है, क्या है, रिसेप्टर साइट है, ये साइट को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। रिसेप्टर साइट को क्या कर देता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी आके इसको ब्लॉक कर देता है, और रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, जो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो अपने बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाएगी, और कमी होने को अपन ने क्या बोला, पर्निशियस एनीमिया बोला। ठीक है बच्चों, ये थी नॉर्मल इसकी पर्निशियस एनीमिया की फिनोमेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इसके, सबसे पहले अपन बात करें तो रेड बिखी टंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रेड बिखी टंग देखने को मिलेगी। दूसरा, जो विटामिन B12 है वो न्यूरॉन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरॉन को बनाने के लिए, न्यूरॉन को काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, विटामिन B12 है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो न्यूरॉन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, और सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हैंड के अंदर क्या हो जाएगा, सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, हैंड एंड फिट के अंदर सेंसेशन देखने को आपको मिलेगा। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट सेट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको सेंसेशन हैंड एंड फिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 किसके लिए काम करते हैं, न्यूरॉन के लिए काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें और क्या देखने को मिलता है, स्लाइटली जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। स्लाइटली जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। और अपन बात करें तीन, मोस्ट ऑफली तीन ही अपन बात करेंगे, तीन ही सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इसका क्या है, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, और डायग्नोसिस किससे करते हैं अपन, तो इसका नाम है सीलिंग टेस्ट। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, सीलिंग टेस्ट पहली बात पूछा हुआ क्वेश्चन, सीलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि सीलिंग टेस्ट करते किसके लिए। तो सीलिंग टेस्ट अगर बात करें तो विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट इंट्रिंसिक फैक्टर कि इंट्रिंसिक फैक्टर अपनी बॉडी के अंदर है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सीलिंग टेस्ट करते हैं। जो लोग कहते हैं कि विटामिन B12 का पता लगाने के लिए करते हैं, तो वो सरासर गलत है। विटामिन B12 का पता लगाने के लिए सीलिंग टेस्ट कभी भी नहीं किया जाता। सीलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर का पता लगाने के लिए किया जाता है। करते कैसे बच्चों, अगर अपन बात करें तो इसके अंदर दो तरीके से अपन बात करें। एक तो देते हैं ओरली विटामिन B12 देते हैं, और एक अपन क्या करते हैं आईवी विटामिन B12 देते हैं। ठीक है, ओरली देते हैं उसको अपन बोलते हैं कोबालामिन 57 एंड कोबालामिन 58। एंड नेक्स्ट अपन बात करें जो आईवी देते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस कोबालामिन। और जो ओरली दे रहे हैं उसकी आफ्टर वन हावर, एक घंटे के बाद में कौन सा देना आपको, आईवी देना है। यानी ओरली देने के एक घंटे के बाद में कौन सा देना आपको, आईवी देना है। अब आपने क्या किया बच्चों, ओरली क्या दिया, विटामिन B12 दिया। सबसे पहले ओरली दिया, ओरली किया तो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी। वैसे जेजुनम में हुई और जेजुनम में आई, तो जेजुनम के अंदर इतना टाइम लग जाता है 2 से 3 घंटे आराम से, क्योंकि लग जाते हैं। तो जैसे ही ये जेजुनम में आई, अगर जेजुनम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, यहां पर समझना, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर किसके अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर आप अगर क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और दूसरी बात क्योंकि इस जब ओरली देते हैं तो जब जेजुनम तक पहुंचते हैं तो 3-4 घंटे आराम से उसको लग जाएंगे। और अपन ने क्या किया था, आईवी दे दिया। आईवी दिया तो सीधा ब्लड में गई, तो ब्लड के अंदर विटामिन B12 पहले से है। ठीक है, तो विटामिन B12 पहले से है और अपन ने ओरली दिया, तो वो जैसे ब्लड के अंदर आएगी, तो जब विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले आईवी ले लिया और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है तो ज्यादा हो गई, तो इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे। बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी, किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा करेगी, यूरिन के द्वारा इसको एक्सक्रीट आउट करेगी। तो अगर इफ विटामिन B12 है मोर देन 10%, अगर यूरिन के अंदर है तो क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है। अगर क्या है, 10% से अगर ज्यादा है, क्या विटामिन B12 है, तो क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये तो कहानी थी, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है। बट अगर मान लो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है बच्चों, एब्सेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है। क्यों भाई, 10% से ज्यादा क्या हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपने आईवी भी दे दिया और ओरली भी चला गया, आईवी भी चला गया, ओरली भी चला गया, तो बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया विटामिन B12 और उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है बच्चों, तब क्या होगा, इंट्रिंसिक एब्सेंट है तो जो आपने ओरली लिया था, क्या लिया था, ओरली लिया था, ओरली क्या नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब
नहीं होगा। अब ओरली अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ओरली क्या करेगा, स्टूल से बाहर चला जाएगा, स्टूल से बाहर चला जाएगा। बट जो विटामिन B12 जो आपने एक आईवी दिया था, आईवी दिया तो वो तो गया है, वो तो सीधा ब्लड में गया, तो वो आपको ब्लड में, तो यानी थोड़ी बहुत मात्रा आपकी बॉडी के अंदर है। तो अगर आपको क्या देखने को मिले बच्चों, यहाँ पर गौर करना, इफ विटामिन B12 लेस देन 10% आपको यूरिन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट। और अगर 10 से ज्यादा मिल रहा है आपको यूरिन के अंदर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपका क्या है, प्रेजेंट है। ये इसको बोलते हैं सीलिंग टेस्ट। बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन है सीलिंग टेस्ट के बारे में। और इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर अपन बात करें तो विटामिन B12 की डाइट दे सकते हैं, और दूसरी अपन बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर को अपन मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो इसके अंदर लाइफ टाइम जब तक है जान, क्या होता है, जब तक अपन ये ड्रग्स दे रहे हैं तब तक इसको क्या करते हैं, रेस्ट के ऊपर रखते हैं। पेशेंट को किसके ऊपर रखते हैं, रेस्ट के ऊपर रखते हैं। पेशेंट को हम रेस्ट के ऊपर इसको रखेंगे। तो ये थी आपकी परनीशियस एनीमिया, और आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी पैथोफिजियोलॉजी एंड सीलिंग टेस्ट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन सीन के बनते हैं। तो ओके, थैंक यू हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए, और हमारी क्लास में ऐसे जुड़े रहिए। आपको सारे के सारे वीडियो यहीं पर ऑनलाइन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स को रफेल बना दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखोगे जो भी टॉपिक आप लिखोगे उसी के आपको वीडियो आपके YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।